of our education program for athletes, sports scientific, and support staff. Our today's presentation is on first aid and cardiopulmonary resuscitation, that is CPR. The speaker for our presentation is Dr. Avi Saraswat. He is our physiotherapist currently working with Sai NS Patiala. So, Dr. Avi, I welcome you, and the forum is yours. Hi, good afternoon, everyone. Am I audible, Dr. Blessy? Yes, Avi, you're audible. All right, thank you very much. So, first of all, I would like to thank the organizers for this educational program through which we are imparting education to all the athletes, coaches, and all the scientific support staff available with the Sports Authority of India. And thank you to all the participants for gathering here, who all are present in the attendance. So the topic for today is first aid and the cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation, which is also called as CPR in short form. So जितना मुश्किल सा ये नाम लगता है, like उतना ही ये important चीज भी है. All right. So I would like to keep the presentation a mix of Hindi and English, so that it is understandable to each and everyone present here. All right. So Dr. Blessy, can you please give me the right? Can I share the screen? Yes, Dr. Avi. I guess you're the co-host. You can share it. All right. Thank you. Okay. So is it visible to everyone? Yes, it's visible. All right, thank you. Just a moment. Okay. So first aid and CPR. First aid say, what do we understand? First aid means first aid. Aid means help. तो जो भी कभी कोई इंजरी या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आती है, सो जो भी चीज सबसे पहले हम केयर उसको पेशेंट को या जो कोई भी पर्सन अफेक्टेड है उसको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एड. सो इट इज द इमीडिएट केयर. ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट एड देने के लिए यू हैव टू वेट फॉर एनी फिजियोथेरेपिस्ट और एनी डॉक्टर या फिर नर्स या पैरामेडिक के अराइव करने का. यू डोंट हैव टू वेट. एवरीबडी, आवर आइडिया इज कि हर किसी को थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए लाइक हाउ टू गो अहेड विद फर्स्ट एड. जो इनिशियली इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं दो शुड नॉट मिस, और जितना बेटर रिकवरी एंड फर्दर आगे चीजें हो सकती हैं, वी नीड टू लर्न दोस थिंग्स. सो इट इज द इमीडिएट केयर प्रोवाइडेड टू अ विक्टिम विद एन इंजरी, यूजुअली बाय अ ले पर्सन. जो मेडिकल स्टाफ रहते हैं लाइक ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेज एंड द पैरामेडिक्स, फिजियोस, सो दे आर लाइक क्वाइट वेल ट्रेन्ड. दे आर द आइडियल पर्सन्स टू डू ऑल द मेडिकल रिलेटेड थिंग्स. बट फर्स्ट एड हर किसी को थोड़ा बहुत एक सीखना चाहिए विद इन अ लिमिटेड स्किल रेंज. ओके. सो फर्स्ट एड हमारा देने का पर्पस है कि जब तक हमारी रेगुलर मेडिकल सर्विसेज पहुंचती हैं तब तक आपने उस चीज को कैसे हैंडल करना है. ओके. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और द गाइडिंग प्रिंसिपल्स? फर्स्ट इज टू प्रिवेंट द फर्दर इंजरी. सबसे पहली चीज हम चाहते हैं कि इंजरी और ज्यादा एग्रेवेट ना हो. अब इंजरी और ज्यादा एग्रेवेट किन केसेस में हो सकती है? लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी देयर इज अ केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सड़क पे कोई बाइक इंजरी एक्सीडेंट या कोई कार एक्सीडेंट हुआ है. So there is a suspected spinal injury or spinal fracture जो भी कभी हो सकता है. So sometimes what happens कि वैसे पेशेंट को कोई स्पाइनल इंजरी इतनी ज्यादा मेजर नहीं थी, बट while transporting the patient, just for example सड़क के बीच में कोई बाइक इंजरी हुई, ओके, बाइक एक्सीडेंट हुआ, दो लोगों ने मिलकर आउट ऑफ लाइक ह्यूमैनिटी उस आदमी को जिसका एक्सीडेंट हुआ, दे आर ट्राइंग टू पुल हिम टू द साइड ऑफ द रोड. बट अगर स्पाइनल इंजरी है और आपने उस पेशेंट की हैंडलिंग अच्छे से नहीं करी, सो दैट कैन फर्दर एग्रीवेट द इंजरी. ऑलराइट. सर्वाइकल स्पाइन सपोज इंजरी थी, कोई बाइक एक्सीडेंट्स में काफी कॉमन हो जाती है. आपने पेशेंट को किसी भी तरीके से रैंडमली उठाया, सर्वाइकल स्पाइन से वहां पर जो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर कंप्रेशन हुआ, एंड दैट माइट इवन लैंड अ पेशेंट इन क्वाड्रिप्लेजिया. क्वाड्रिप्लेजिया मींस जब आपके चारों लिम्स या सब कुछ आपका बॉडी पैरालाइज हो जाती है. ठीक है. सो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल. सो आवर फर्स्ट एम is that we don't want to aggravate the injury. We have to prevent further injury. Second is preserve life. जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, CPR. सो दैट इज बेसिकली जब कोई कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का भी कुछ होता है, उसमें आप पेशेंट को कैसे रिवाइव करते हैं. सो थ्रू दैट यू आर प्रिजर्विंग द लाइफ.
एंड थर्ड इज द प्रमोट रिकवरी, जो कि एक अल्टीमेट हमारा एम सबका, जो फर्स्ट एड देता है या फिर जो बाद में जो डॉक्टर्स या डिटेल्ड जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के जो स्टाफ आएंगे, सो एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स रिकवरी. सो दैट इज इट. ओके, सडन कार्डियक डेथ. अब सबसे पहले हमारा जो इशू है, जो टॉपिक है सीपीआर, उसके लिए बात करते हैं. सीपीआर की हमें जरूरत कब पड़ती है? इन केसेस ऑफ सडन कार्डियक डेथ या फिर हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट. सो यूजुअली इट इज सेड कि एक्सरसाइज करना, वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड, बचपन से हमें कहा गया है कि एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट रहोगे. सो व्हाई इज इट कॉमन कि जैसे इसमें लास्ट लाइन में मैंने मेंशन किया, देयर इज अ स्टैटिस्टिक दैट 1 in 40,000 to 1 in 80,000 एथलीट्स पर ईयर जिनको सडन कार्डियक डेथ होती है. एंड लेटली इट हैज बीन लाइक इंसिडेंस हैज बीन इंक्रीजिंग अ लॉट. ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है लोगों का, मोर एंड मोर पीपल आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो वहीं हमारे जो नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो व्हाट इज द रीजन फॉर इट? देयर कैन बी मल्टीपल रीजन. कोई हिडन आपकी अंदर हार्ट के अंदर इशू हो सकता है, हार्ट का साइज ज्यादा है, मसल ओवरवर्कड है, प्रेशर, स्ट्रेस, सब चीजें अल्टीमेटली मिला के देयर आर केसेस जब आपको सडन कार्डियक डेथ या कार्डियक अरेस्ट इन दी स्पोर्टिंग एरिना, जब आप खेल रहे हैं, राइट एट दैट टाइम हो सकता है. ओके, so there is a statistic which says that 70 to 80% of cardiac arrest occurs either in the home or at public places. इसका मतलब क्या है कि पब्लिक प्लेस पे अगर हो रहा है तो वहां पर बाई स्टैंडर्ड्स हैं. ओके, आप अकेले नहीं हो. अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसा नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो एज स्पेसिफिक है, कि आपको जब एल्डरली हो जाओगे, आपको हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज सब कुछ है, 70-60 की एज तब होगा, ऐसा नहीं होता. लेटली आपने न्यूज में सब सुना ही होगा. आई विल कोट यू सम न्यूज कि बहुत ही यंगस्टर्स को एंड स्पेशली एथलेटिक फिट लोगों को भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो रहा है. सो व्हाई डू वी वांट टू लर्न दिस थिंग कि जैसे 70 to 80% आपके पब्लिक प्लेस में हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके अराउंड कभी भी किसी को भी हो सकता है. वी विल प्रे टू गॉड कि कभी किसी को इसकी जरूरत ना पड़े, आपको ना करना पड़े. बट अगर कभी आपको कोई इमरजेंसी है, सो दैट यू आर फुल इक्विप्ड कि आप उस इमरजेंसी सिचुएशन में यू आर एबल टू हेल्प. आप सिर्फ वहां पर क्लूलेस नहीं खड़े होंगे कि हाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू. ओके, जो हॉस्पिटल में होता है, सो दैट इज मोर टुवर्ड्स लाइक रिहैबिलिटेटिंग द पेशेंट. द इमीडिएट एक्शन व्हिच यू टेक कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. हार्ट अटैक आप सबको पता है, हमारे जीने के लिए दो चीजों की जरूरत है इंपॉर्टेंट. आपका हार्ट शुड कीप पंपिंग द ब्लड एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आप सांस लेते हो जिसके थ्रू बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, दीज ऑल शुड बी वर्किंग वेल. तो कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक डेथ जब कभी कुछ होती है तो इन्हीं दोनों चीजों पे आपका फर्क सबसे पहले पड़ता है. एंड आप किसी और, आपके लीवर में कोई डैमेज है, आप थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हो, सब चीजें चल जाएंगी. बट अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके थ्रू आप ब्रीथ कर रहे हो, और आपका जो कार्डियक सिस्टम है जिसके थ्रू आपका ब्लड पंप हो रहा है, अगर इसमें कुछ भी इश्यू है, सो इट इज जस्ट डेथ. सो लाइफ एंड डेथ के बीच का जो चीज है वो आप इमीडिएट एक्शन के थ्रू यू ऑल कैन लर्न दैट थिंग, हाउ टू प्रिवेंट दैट. अब सीपीआर होता क्या है? इट इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर दैट इज डन व्हेन समवन हैज किसी की ब्रीदिंग या हार्ट बीट जब स्टॉप हो जाए. ओके, सो दिस में हैपन आफ्टर एन इलेक्ट्रिक शॉक, हार्ट अटैक, ड्राउनिंग, फिजिकल एक्टिविटी कोई बहुत ज्यादा आप हाईली इंटेंस कर रहे हैं एक किसी मैच सिचुएशन में, तो कभी भी ये हो सकता है. अभी ये रिसेंट, ये 29 जनवरी की न्यूज है. फुटबॉल का कोई गेम चल रहा था, तो उसमें फैन था कोई इन दी स्टेडियम, ही सफर्ड कार्डियक अरेस्ट. जस्ट वेरी रिसेंट न्यूज, 3 दिन पहले की. ये वाला तो शायद आप सभी ने देखा ही होगा. लास्ट ईयर यूरो फुटबॉल कप, वेरी एलीट फुटबॉल टूर्नामेंट वो चल रहा था. सो दिस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियन एरिक्सन, he plays for Denmark, midfielder. So he suffered cardiac arrest right on the field. Okay, so you can read the statement of the doctor that he suffered cardiac arrest and he was gone before resuscitation. ऑलमोस्ट सीपीआर के थ्रू पैरामेडिक्स ने, जो वहां पर टीम प्रेजेंट थी, राइट साइड वाली फोटो में आप देख सकते हैं कि दे आर वर्किंग ऑन हिम, और उसके सभी टीममेट्स ने उसको लाइक कवर करके रखा है. सो विद द हेल्प ऑफ द पैरामेडिक्स एंड ऑल, ही वाज एबल टू ही वाज रिवाइव्ड एंड लेटली ही हैज जॉइंड. दोबारा से अपने ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट उसने कर दी है. सो इट इज वेरी कॉमन. दिस अगेन, चार्ली वाइक, अ फुटबॉलर, he said it was his statement that he was revived by performing CPR, जो उसके टीम मैनेजर ने किया. So team manager was not the doctor, वो कोई पैरामेडिक का कोई डॉक्टर नहीं था. He was just a team manager who knew what to do and when to do. उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ while playing and he was revived by his team manager. ठीक है.
अगेन ये भी कल की न्यूज है, another Greek footballer, he died of cardiac arrest because he could not get any defibrillator या उसको फर्स्ट एड या सीपीआर वाली चीजें नहीं मिली. सो दिस अगेन, दीज आर ऑल वेरी रिसेंट न्यूज. लेटली बहुत ज्यादा ये कॉमन हो रहा है. सो दैट इज व्हाई आई वांट कि एवरीबडी शुड नो एटलीस्ट बेसिक सीपीआर चीजें, स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, तो कि आप इसको कभी भी यूज कर सकें. ओके, अनदर थिंग, सीपीआर वैसे बेसिकली इज अ प्रैक्टिकली ओरिएंटेड टॉपिक. ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कैसे करना है, बट वी विल ट्राई थ्रू द हेल्प ऑफ थ्योरी एंड सम वीडियोस कि आप मैक्सिमम यहाँ से कितना भी इस चीज से. Despite recent gains, less than 40% of adults receive layperson initiated CPR. इतना ज्यादा सब आजकल लोगों को सीखने के लिए बोला जाता है, एंड मोर एंड मोर पीपल आर लर्निंग, बट स्टिल सिर्फ 40% लोगों को भी ले पर्सन इनिशिएटेड सीपीआर नहीं मिलता. ले पर्सन मतलब आप जैसे लोग जिनको हु आर नॉट मेडिकली सर्टिफाइड टू कैरी आउट एनी इमरजेंसी प्रोसीजर. ठीक है, एंड लेस देन 12% है एईडी लाइक वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के पास रहता है. 12% लोगों को भी वो नहीं मिलता. So what CPR is? CPR combines rescue breathing and chest compressions. Rescue breathing से क्या होगा? Breathing से we are giving oxygen to our body. So rescue breathing से we are trying to give oxygen to the person's lungs. Okay? आदमी खुद से breathe in नहीं कर पा रहा है, so we are giving rescue breathing. Second is chest compression. अभी हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना. Sometimes जब कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होता है, उसमें there could be any reason कि आपका हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है. So what you do through manual chest compressions, you are trying to make the heart work. तो आपका heart work करेगा, so that it will keep on supplying the blood to the brain and other vital organs, so that you can be survived. Aim is to maintain the blood circulation, to maintain an open and clear airway, to maintain breathing by external ventilation, to save life of the patient, and provide basic life support till medical support arrives. ठीक है. सो ब्लड सर्कुलेशन कैसे मेंटेन होगी? थ्रू चेस्ट कंप्रेशंस. एयरवे होगा थ्रू ब्रीदिंग, एक्सटर्नल वेंटिलेशन अगेन थ्रू आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, एंड द पर्सन कैन बी सेव्ड थ्रू इट. ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स? हाउ डू यू कैरी अहेड विद इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने देखा है कि सम पर्सन हैज कोलैप्स्ड, जब कार्डियक अरेस्ट होगा तो पर्सन कोलैप्स करेगा. he might complain of a pain in chest or anything, or he might just collapse बिना कुछ करे. he might just collapse. तो जो भी आप अगर फर्स्ट एड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम. सबसे पहले तो आप देखो कि सीन इज सेफ और नॉट. वी डोंट वांट कि किसी को बचाने के चक्कर में आपको कोई इंजरी हो जाए. तो सपोज इफ इट इज अ मैच वाली सिचुएशन है, या फिर रोड पर अगर कभी किसी को कहीं कुछ हुआ है, सो यू हैव टू सी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है कि फर्स्ट एड वाले आदमी को ही इंजरी कुछ हो जाए. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. सेकंड इज द पेशेंट रिस्पॉन्सिव. तो हो सकता है कभी कोई सिर्फ ऐसे ही चक्कर खा के बीपी लो हुआ, या कुछ खाना पीना नहीं खाया है, एनीथिंग, इट कुड बी एनी रीजन कि पर्सन हैज जस्ट ड्रॉप्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जानते हैं, यू कैन जस्ट कॉल आउट द नेम ऑफ द पर्सन, यू कैन टैप ऑन द शोल्डर. नहीं जानते तो जस्ट से हेलो, कुछ भी करके जस्ट चेक वेदर द पेशेंट इज रेस्पॉन्सिव और नॉट. इफ द पेशेंट इज रेस्पॉन्सिव, ओके, आपको कुछ आगे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ इशू हुआ होगा. बट इफ द पेशेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिव, यू गो टू चेक दी pulses. पल्स आप चेक करोगे. पल्स आप कहां से चेक करते हो? दिस पॉइंट. सो दिस इज द ट्रेकिया इन द सेंटर ऑफ योर थ्रोट. आप सब फील कर सकते हो. इससे साइड में जब आप जाओगे इन द डिप्रेशन, विद योर फिंगर टिप्स यू कैन फील अ पल्सेटिंग काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज द कैरोटिड आर्टरी. अगर यहाँ पर आपको पल्सेशन फील हो रही है, दैट मीन्स हार्ट इज पंपिंग द ब्लड जो उसके ब्रेन तक जा रहा है. सो थ्रू दिस आर्टरी द ब्लड इज कैरीड टू द ब्रेन. ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन. हार्ट और ब्रेन दोनों के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं. सो अगर यहाँ पर आपको ब्लड सप्लाई मिल रही है, यू आर एबल टू फील एनी पल्सेशंस, दैट मीन्स थिंग इज फाइन. ओके, सो फिर आप उसमें ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करोगे. ब्रीदिंग कैसे ऑब्जर्व करते हैं? अगर पेशेंट लेटा हुआ है, सो जस्ट वेदर द चेस्ट इज राइजिंग और नॉट, यहाँ से फील भी कर सकते हो थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. सो इन सब चीजों के थ्रू विद इन 10 सेकेंड्स यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता इसमें सोचने का कि आप पेशेंट को देखोगे, कुछ करना है नहीं करना है. इट इज अ मैटर ऑफ सेकेंड्स कि आप किसी को बचा भी सकते हो, या बस यू कैन जस्ट लेट द पर्सन डाई एंड कोलैप्स. सो विद इन 10 seconds you have to do all these things. You have to observe the scene, you have to see whether the patient is responsive, पल्स चल रही है कि नहीं, ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं. इफ these things are fine, so okay. अगर पल्स नहीं चल रही है और ब्रीदिंग नहीं चल रही है, then what do you do? सबसे पहले तो shout for help. पब्लिक प्लेस पे है, सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको कोई ना कोई तो आपकी हेल्प कर ही देगा.
अगर नहीं भी पता, यू जस्ट पॉइंट आउट एनी पर्सन, किसी को भी, अगर आपका कोई फ्रेंड साथ में नहीं है, कॉल इमरजेंसी। इमरजेंसी का नंबर इंडिया में क्या है, लाइक 911 और यूएस वगैरह में चलता है, इंडिया का नंबर है 112। ओके, सो ये सबको पता होना चाहिए। फॉर एनी पुलिस रिलेटेड इशू, एम्बुलेंस, फायर, कुछ भी हो, यू हैव टू जस्ट डायल 112। वहां सर आपको जो भी नियरेस्ट आपकी जो सर्विसेज हैं, यू विल बी एबल टू प्रोवाइडेड दोस थिंग्स। ठीक है, सो आप खुद भी 112 कॉल कर सकते हो, नहीं तो बाई स्टैंडर्स कोई भी, अगर कोई भी आपके आसपास है, यू कैन जस्ट आस्क देम टू कॉल 112 एंड द पर्सन, देन यू स्टार्ट विद द सीपीआर। सीपीआर में सबसे पहले 3 चीजें होती हैं, सी, ए एंड बी। सी फॉर सर्कुलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। ब्रीदिंग और पल्स नहीं है तो यू स्टार्ट विद सीपीआर, सी। सो व्हाट डू यू डू इफ दिस इज अ पर्सन लाइंग डाउन? सबसे पहले तो यू शुड लाइक एंश्योर कि पर्सन इज लाइंग डाउन ऑन द बैक, फ्लैट लेटा हुआ है। सो यू कैन जस्ट ओपन अप द शर्ट और व्हाटएवर जो भी पहना हुआ है हल्का सा खोल के, सो दैट दिस स्टर्नम चेस्ट बोन इट इज एक्सपोज्ड। ठीक है, उसके ऊपर इन दिस पोजीशन यू प्लेस द हील ऑफ वन हैंड, आप स्टर्नम में चेस्ट बोन के ऊपर रखोगे, कीप योर एल्बो स्ट्रेट, दूसरा हाथ उससे आप रीइंफोर्स करोगे। ठीक है, जस्ट लाइक इन द फोटो, यू लीन ऑन द टॉप ऑफ द पेशेंट एंड देन यू डू चेस्ट कंप्रेशंस। ओके, आपने नीचे प्रेस करना है। अब नीचे प्रेस करने से क्या होगा, दैट आई विल शो यू इन अ वीडियो। So you have to push hard and push fast. It should be hard and it should be fast also. At least at the rate of 100 beats per minute. 100 बार आपको 1 मिनट में प्रेस कर सको, इस स्पीड से you have to press it. Should go at least 5 centimeter deep and you should allow chest recoil and minimize the interruptions. Okay, so let us have a look at a video. If you see a teen or adult suddenly collapse, it's important to act fast. Helping to save a life is easier than you might think. Just start hands-only CPR. The first step is to send someone to call 911 or call 911 yourself. Then get directly over the victim. So 911 इंडिया में नहीं चलता, it is इंडिया के लिए it is 112. Okay. Put the heel of one hand in the center of the chest, then put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. It's important to push, giving 100 to 120 compressions per minute, which is about the same tempo as the song Stayin' Alive. Let's hope you never have to use hands-only CPR. But if you see a teen or adult suddenly collapse, don't be afraid to try it. Remember, call 911, then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. Your actions can help save a life. So hands only CPR में इस वीडियो में they have shown कि आप अपने ब्रीदिंग या एयरवे वाली चीज को नहीं ध्यान दिया. So if what I mean to say is, and what the American Health Heart Association also means to say is, कि अगर आपको ब्रीदिंग और एयरवे वाली चीज अगर नहीं भी आती, so at least start with chest compressions. वो तो आप करो. अगर आपने किसी व्यक्ति को जिसको जरूरत है, you avoid doing anything, you hesitate या कुछ भी चीज आपने करी, so that might do more damage than doing the chest compressions. आपको chest compressions आप start कर दो जैसे ही आपको लगता है somebody has collapsed और उसको cardiac arrest हो सकता है, start with chest compressions. Okay. So this was one thing. Now अभी जैसे उसमें बोला कि you have to push hard and push fast. What does that mean? तो उसको हम एक वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. So जब आप डायरेक्टली प्रेस कर रहे हो जितना होना चाहिए, so this is what is happening. आपने प्रेस किया, ब्लड जा रहा है. अभी इस टाइम देख सकते हो आप कि the person is not pressing adequately. So ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है ठीक से. अभी you press it again, तो प्रॉपर ब्लड को, ब्रेन को ब्लड जा रहा है. अभी नेक्स्ट इज पुश फास्ट. इतना स्लो नहीं करना है. इफ यू आर डूइंग इट दिस मच स्लो, there is problem. So it should go at the rate of 100 to 120 beats per minute. All right. Next is decrease interruptions. बीच में छोड़ोगे, इधर उधर देखने लगे, फोन पे बात कर लिया, फोन उठा लिया, तो there is no point in it. Next is allow full recoil. प्रेस करने के बाद जब प्रेस करोगे तो ब्लड बाहर निकलेगा. जब वापस आप अपना प्रेशर हटाओगे तो हार्ट विल बी फिल्ड अगेन विद द ब्लड. सो हर बार आपको प्रेस करना है प्रॉपरली, हर बार यू हैव टू अलाउ इट टू फुल रिकॉइल. ठीक है. सो दिस वे दिस सिस्टम वर्क्स.
सो चेस्ट कंप्रेशन हो गया. अगर आपको इससे आगे वाली चीज नहीं आती तो एटलीस्ट आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है, बट आइडियली आपको तीनों एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, कंप्रेशंस, एयरवे एंड ब्रीदिंग. सो नेक्स्ट कम्स इन लाइन इज द एयरवे. अभी क्या होता है कि जब आप लेटे हुए हैं, अगर आपको कोई इंजरी हुई या कोई कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक किसी को अगर होता है, सो जीभ हमारे एयरवे को ब्लॉक कर देती है. तो हमारी टंग से हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाएगा. सो द पर्सन हु इज अनकॉन्शियस, ही वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ. अगर आप उसको ब्रीदिंग भी दोगे, आर्टिफिशियल भी ब्रीदिंग दोगे, सो यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड गिव सेंड दैट एयर टू हिज लंग्स. तो आपको उस चीज पे वो करना है, ध्यान करना है. सो व्हाट डू वी डू? एयरवे, दो मैन्यूवर्स होते हैं उसके. लेफ्ट साइड पर है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर, जिसमें आप हल्का सा प्रेशर फोरहेड से और चिन से लगाकर यू लिफ्ट इट अप. एंड सेकंड इज द जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, जिसमें आप यहाँ से इसको हल्का सा आगे पुश करते हैं. इफ यू आर सस्पेक्टिंग अ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, अगर आपको लगता है कि कोई सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हुई है, सो वी गो विद द जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर. अगर आपको लगता है कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी नहीं है, सो देन वी कैन जस्ट गो अहेड विद द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर. I'll show you a video for it. You'll get an idea. This animation will show how to open an airway. Click the navigation arrows below the animation screen to play, pause, rewind or fast forward the animation. If you find someone unconscious, you first need to check that the area is safe and then check the response of the person, the casualty. This animation assumes that you, the rescuer, have already carried out these stages. Now you're ready for the next stage of the rescue, checking the airway. To tilt the head and open the airway, press down on the forehead with So you see, आपकी वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे टंग से आपका एयरवे ब्लॉक हुआ है. So इस सिनेरियो में ब्रीदिंग, द पेशेंट वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ, और उसको अगर आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दोगे, ब्रीदिंग दोगे, तो वो भी इफेक्टिव नहीं होगी. one hand and lift the chin with the index and middle fingers of the other hand. If you think the spine may be injured, take extra care when lifting the chin. The airway. So चिन लिफ्ट किया, हेड पीछे की तरफ टिल्ट किया, सो द ब्रीदिंग, जो आपका एयरवे पैसेज था, इट हैज ओपन नाउ. ऑलराइट. Is now open. सो इस पोजीशन के बाद यू कैन गिव आर्टिफिशियल ब्रीदिंग और रेस्पिरेशंस. This is the end of the animation. Click on the animation screen to. This animation will show. सो तीन चीजें हैं, कंप्रेशंस, एयरवे एंड ब्रीदिंग. कंप्रेशन से आपने हार्ट को वो किया, पंपिंग स्टार्ट करी. सेकंड इज द एयरवे, आपने एयरवे क्लियर किया सो दैट ब्रीदिंग कैन बी डन. एंड सेकंड इज द थर्ड इज द बी फॉर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के दो टेक्निक्स होते हैं. जो पैरामेडिक्स होते हैं उनके पास दे हैव अ माउथ पीस, जो आप डायरेक्टली, जिससे आपको पेशेंट का माउथ से कॉन्टैक्ट ना करना पड़े. So they hold the mouthpiece in their mouth and they fix a mask kind of thing over the patient's mouth, जिसके थ्रू आप breathe out कर सकते हो. अगर नहीं है, if you are willing, you can just give mouth to mouth breath because it is a matter of life and death. तो उस टाइम पे कभी अगर आपको कोई फैमिली मेंबर भगवान ना करे, कभी किसी फैमिली मेंबर को या किसी को भी जरूरत पड़ती है, सो अगर ऐसी चीज कोई करनी पड़ती है, you can even go for breathing. If you are hesitating to go for breathing, so at least give the chest compressions, दो, जब तक आपको emergency medical services नहीं वहां तक पहुंचती हैं. All right. So compressions, airway and breathing. So this is the chain of survival. First is the early recognition and call for help. जैसे मैंने कहा कि 10 सेकंड से ज्यादा भी आपको वेस्ट नहीं करना है. जैसे ही आपको पता चले कि person could be in cardiac arrest, recognize it that it could be a cardiac arrest and call for help. खुद 112 डायल करो या फिर ask anybody, जो कोई भी आसपास होगा, nobody would hesitate to call 112. ठीक है. आपको अगर आता है, यू कैन टेक केयर ऑफ द कंप्रेशंस वाला पार्ट, आस्क एनीबॉडी टू हेल्प. सेकंड थिंग इज द अर्ली सीपीआर. जितना जल्दी स्टार्ट हो सकता है उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद किया एंड योर ब्रेन डज नॉट गेट एनी ब्लड सप्लाई, तो खत्म होता है, पेशेंट वॉन्ट सर्वाइव. आप इमरजेंसी एम्बुलेंस का वेट करोगे तो वो नहीं हो सकता. एम्बुलेंस कितनी भी जल्दी आए, किसी भी आप एडवांस कंट्री में हो, एम्बुलेंस इतना टाइम तो लेगी कि अगर कार्डियक अरेस्ट के बाद आपने सीपीआर नहीं दिया, द पर्सन वॉन्ट सर्वाइव. सो आपको एम्बुलेंस के आने तक एटलीस्ट उसको बचाना है. सेकंड इज द अर्ली डिफिब्रिलेशन. ये यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो एम्बुलेंस रहती हैं उनके पास वो रहता है. सो दिस इज एन एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा टीवी में, जो शॉक जैसी चीज देते हैं. सो वी आर गिविंग एक्सटर्नल शॉक
टू हार्ट को, जिससे दोबारा से वो पंपिंग अपना काम स्टार्ट करे। एंड लास्ट इज द पोस्ट रिससिटेशन केयर। यू हैव रिवाइव्ड द पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद भी अब जैसे वो फुटबॉलर का क्रिश्चियन एरिक्सन का एग्जांपल आई वाज गिविंग, जून में उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, ही हैज जस्ट जॉइंड बैक हिज प्लेइंग, तो 6-7 महीने का ही हैज गिवन सफिशिएंट टाइम फॉर हिम टू रिकवर, किस वजह से हुआ उसको आइडेंटिफाई करना, रिहैबिलिटेट हिमसेल्फ, सो दिस मच टाइम इट टेक्स। A simplified algorithm, just to बार बार बोलने से अगर आपको याद हो, if the patient is unresponsive, not breathing, ठीक है, so activate emergency response and start the CPR, सीधा काम। Second thing is get defibrillator, emergency response आप activate करोगे तो they will bring the defibrillator और उसमें आपका वो चलता रहेगा। So what cycle do we perform? 30 compressions and 2 breathings, ठीक है, अगर ये आपको करना है तो if you are doing breathing तो 30 compressions followed by 2 breaths, so this cycle we follow. It is as easy as CAB, CAB याद रखो बस, compressions, airway and breathing, okay? Earlier it used to be ABC, पहले airway हम चेक करते थे, फिर breathing and then compressions, but lately पिछले 10-11 सालों से American Heart Association has modified the rules, जैसे कि सबसे पहले आप compression करना स्टार्ट करो, बाकी चीजें सब secondary हैं, सब बाद में, सबसे पहले compressions। Okay, so when to stop? अगर आपको लगता है कि spontaneous circulation start हो चुकी है, मैन पावर इज एग्जॉस्टेड, अगर आप बिल्कुल थक चुके हो, दे डोंट से कि आप 10-15 मिनट तक करो छोड़ दो। देयर हैव बीन केसेस, आई वाज जस्ट रीडिंग कि 45 मिनट्स तक जो पैरामेडिक्स थे, दे ट्राइड फॉर अ पर्सन टू रिवाइव बाय जस्ट गिविंग द चेस्ट कंप्रेशंस एंड ब्रीदिंग टिल 45 मिनट्स, तो दैट इज अ लॉन्ग टाइम। तो आपको करते रहना है टिल द अराइवल ऑफ द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, दैट इज EMS। और अगर उसके बाद भी बहुत टाइम हो गया, यू आर नॉट गेटिंग एनी साइन ऑफ लाइफ, देन यू कैन स्टॉप। क्रिटिकल कंसेप्ट्स क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट, ये सब मैं बता चुका हूं, जस्ट अ रिवीजन। स्टार्ट कंप्रेशंस विद इन 10 सेकंड्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, जोर से भी प्रेस करना है, जल्दी भी प्रेस करना है। स्पीड शुड बी एटलीस्ट 100 to 120 प्रेशर कंप्रेशंस per minute, and the depth should be at least 5 centimeter for adults, ठीक है। ये नॉर्मली किसी के ऊपर मत ट्राई करना आप, जैसे चेस्ट कंप्रेशंस ऐसे नहीं कराए जाते। जो हमारे CPR के जो कोर्सेज होते हैं, जिसमें एवरीबडी शुड गो फॉर इट, एटलीस्ट द बेसिक कोर्स, एक दिन का होता है वो, जिसमें सिखाया जाता है, उसमें दे आल्सो मेक यू डू ऑन मैनिक्विन्स, जैसे उसमें फोटो में था। क्योंकि उस टाइम पर अगर आप नॉर्मली ऐसे ही प्रेस करोगे, यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया, तो यू मे जस्ट इवन इंजर द चेस्ट बोन या कुछ भी। बट जब मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ का है, तो उस टाइम पे इट इज जस्ट अबाउट कंप्रेशन। आपको ये नहीं सोचना कि आप किसी को इंजरी कुछ कर सकते हो, एटलीस्ट गो फॉर 5 सेंटीमीटर। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, प्रेशर के बाद आपने प्रेस किया, उसके बाद यू हैव टू अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, मिनिमाइज इंटरप्शंस, गिव इफेक्टिव ब्रेथ्स एंड अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। बहुत ज्यादा ब्रीदिंग नहीं देनी है। 30 compressions, 2 breaths, that is the ratio. Okay, so this was about the CPR. अभी there are few other things which I would like to share, जिसमें commonly athletes को जो face करनी पड़ती हैं, उसमें first aid में आप क्या कर सकते हैं। First is the fainting. It is a very temporary condition. Patient just collapses. It could be because of any reason, not eating properly, standing up too fast, low blood pressure. आप all of a sudden position change करते हो, या usually हमारे athletes में देखने को मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, गोइंग फॉर अ हेवी सेशन 10-11 बजे, तो 12 बजे तक आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपको 12 आवर्स से भी ज्यादा हो चुके हैं कुछ खाए हुए। सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन फेंट, ठीक है। तो कैजुअलिटी यूजुअली फेंट्स और कोलैप्सेस, तो इसमें नथिंग मच टू वरी, यू जस्ट हैव टू सी ब्रीदिंग और पल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हो, वो चल रही होगी। सो देयर इज नॉट मच केस नीड टू वरी। हैव द पेशेंट लाई डाउन, थोड़ी देर में वो पेशेंट उठ जाएंगे। यू कैन, जब वो बैठ जाएं तो यू कैन जस्ट गिव देम समथिंग टू ईट और ड्रिंक, आस्क देम टू रिहाइड्रेट देमसेल्व्स। बट अगेन वन थिंग व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, अगर कभी अ पर्सन हैज फेंटेड, सो व्हेनेवर ही इज फाइन, ही शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर और अ स्पेशलिस्ट टू आइडेंटिफाई लाइक व्हाट कुड बी द रीजन इन द फर्स्ट प्लेस फॉर कोलैप्सिंग, फॉर फेंटिंग। ओके, सेकंड इज नोज ब्लीड और एपिस्टैक्सिस। ये एडोलसेंट्स में, अर्ली टीनेजर्स में काफी कॉमन है। गर्मियों में स्पेशली होता है, आप खेल रहे हैं तो आपकी नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। सो व्हाट डू वी डू? सबसे पहले तो आपने पेशेंट को हेड पीछे करने के लिए नहीं बोलना है, तो यू शुड आस्क द पर्सन टू बेंड फॉरवर्ड। इस इमेज में जो ये आपकी बोन है, इससे जस्ट नीचे यू स्क्वीज फर्मली टू स्टॉप द ब्लड। अगर आप पीछे की तरफ पेशेंट को सिर करने के लिए बोलेंगे, ये सेल्फ केयर है, आप खुद को भी, अगर किसी को कभी होता है, यू कैन डू इट योरसेल्फ एज वेल। पीछे नहीं करना है। अगर आप पीछे करोगे तो क्या होगा, आपका ब्लड आपके मुंह में जाएगा। सो वी डोंट वांट यू टू स्वेलो योर ओन ब्लड। तो आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड करके जस्ट स्क्वीज द नॉस्ट्रिल्स एंड इट विल स्टॉप, ठीक है।
नथिंग मच। लेटोगे इसमें तो भी आपका ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा और ज्यादा ब्लड निकलेगा। सो बेस्ट आइडिया इज टू बेंड फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज हीट इमरजेंसीज, हाइपरथर्मिया, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आपने, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, सभी प्लेयर्स ने, जब आप गर्मी में या कभी भी मौसम में आप ट्रेनिंग करते हैं, यू स्वेट। तो स्वेटिंग इज अ वे टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट डेवलप होती है व्हेन यू आर प्लेइंग, व्हेन यू आर ट्रेनिंग, सो इट, बॉडी का एक मैकेनिज्म है स्वेटिंग के थ्रू उस चीज को कम करना, बॉडी को कूल करना। If this system, this mechanism is like disturbed, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर, so it can lead to heat emergencies. So उसके क्या reasons हो सकते हैं? Exercising in hot and humid weather, drinking alcohol या फिर ज्यादा caffeine, carbonated drinks ज्यादा आपने drink करी हैं, overuse किया है sauna and whirlpools को. So these all things can lead to heat emergencies. There are 3 stages to it. First is cramp, most common है. Almost every athlete must have experienced this thing. गर्मी में especially जब आप train करते हो, you are not taking proper hydrations and all. So sudden involuntary painful muscle contraction. Involuntary muscle contraction का मतलब है कि आप muscle को contract नहीं करना चाहोगे, but muscle आपकी contract होगी. Especially calf muscles में काफी commonly देखने के लिए मिलता है वो, ठीक है? So muscle all of a sudden tight हो जाएगी बहुत, और that is painful. टीवी पे भी जैसे क्रिकेट मैचेस वगैरह, जो कोई भी आप मैचेस देखते हो, या फिर आप खुद भी इस चीज को ऑब्जर्व करोगे जब आप ज्यादा ट्रेन कर लोगे, सो देयर इज अ मसल क्रैम्प। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? लाइक देयर कैन बी डिहाइड्रेशन, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो सोडियम पोटेशियम का रहता है, डिप्लीटेड कार्बोहाइड्रेट लेवल्स, टाइट मसल्स, विटामिन डेफिशिएंसीज, मसल स्टिफनेस। तो ये सब चीजें आपके दैट कैन लीड टू क्रैम्प्स। सो व्हाट डू वी डू? वी स्ट्रेच द एरिया सिंपली, आइस लगा सकते हैं, वी कैन गिव दी रिहाइड्रेशन वाटर, जूसेस या कुछ भी सब आप उनको दोगे लेने के लिए, एंड द पर्सन हैज टू अवॉइड अल्कोहल और एनी कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, राइट? सो क्रैम्प्स कैन बी ट्रीटेड विद दैट। अब सेकंड लेवल इसका आता है हीट एग्जॉशन। जब आप गर्मी में एक्सेसिवली बहुत ज्यादा ट्रेन कर लेते हो तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो व्हाट डू वी डू? रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, स्लोली रिहाइड्रेट, ड्रिंकिंग वाटर, जूसेस या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हमने देना है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिमूव स्वेटी क्लोथिंग, ठंडा आइस पैक्स या कुछ इस तरह की चीजें आप बॉडी पे लगा सकते हो। अगर वॉमिटिंग वगैरह होती है, जस्ट गो फॉर एन एम्बुलेंस। ओके, थर्ड इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ हीट इलनेस इज हीट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी ओवर हीटिंग हो जाती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज हीट स्ट्रोक। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी बेसिकली। अगर आपको या किसी भी आपके आसपास किसी प्लेयर को कभी हीट स्ट्रोक हो रहा है, सो दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। वो आप खुद से ट्रीट करने की कोशिश ज्यादा ना करें, यू हैव टू गिव अ कॉल टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, वेरी टायर्ड एंड वीक, स्वेटिंग में स्टॉप। कभी कभी क्या होता है कि स्वेटिंग भी रुक जाती है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन, ठीक है? सीवियर हेडेक, रेड हॉट एंड ड्राई स्किन। कभी कभी क्या होगा कि आपकी जो पल्स है वो बहुत ज्यादा रैपिड और वीक हो जाएगी। सो दीज ऑल आर द साइंस ऑफ हीट स्ट्रोक। व्हाट डू वी डू इसमें? हीट सोर्स से हटाओ उसको, अगर हो सकता है पेशेंट को ठंडे एरिया में लेकर जाओ, और एयरवे ब्रीदिंग और वो सब वाली चीजें मॉनिटर करनी है आपने। रिमूव द स्वेटी क्लोथिंग। इसमें ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना है कि अपने पेशेंट को फ्लूइड्स नहीं देने, क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा इतना वेल कॉन्शियस या उस पोजीशन में नहीं होता है। इफ यू ट्राई टू गिव फ्लूइड्स तो पेशेंट में जस्ट वॉमिटिंग अगर उस टाइम पे होती है, दैट इज नॉट अ गुड साइन। आपको एस्पिरेशन भी हो सकती है। एस्पिरेशन मतलब है कि आपके रेस्पिरेटरी एरिया में वो आपके वॉमिट चला गया या कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू अवॉइड वॉमिटिंग एट दैट टाइम, तो इसलिए ज्यादा फ्लूइड्स उस टाइम पे नहीं देना है। सो दिस इज इट। ओके, लास्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस, इट इज द चोकिंग। चोकिंग बड़ी कॉमन सी एक चीज है। कभी एक आपको खाते खाते हल्का सा वो आना, खांसी आना, वो किस वजह से होता है? सो हियर वी सी देयर आर 2 पाइप्स ओवर हियर इन आवर लाइक माउथ एंड बिटवीन योर बॉडी। तो एक आपका खाने का पाइप है और एक आपका विंड पाइप है, एयर पाइप है। तो कभी कभी अगर आपका कोई खाने का पार्टिकल आपके विंड पाइप में फंस जाए, ओके, सो दैट विल लीड टू चोकिंग। आपका जो उससे क्या होगा कि आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, सो दैट इज कॉल्ड एज चोकिंग। अभी चोकिंग का क्या है कि ये एक यूनिवर्सल साइन है। लाइक इट इज वाइडली सेड कि अगर किसी को चोकिंग होगी तब पर्सन विल ऑटोमेटिकली होल्ड हिज नेक लाइक दिस। अगर आप किसी को इस पोजीशन में देखते हो और खांसी भी नहीं कर पाता पर्सन, सो दैट लीड्स टू दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो चोकिंग हो रही है।
It is a medical emergency that requires fast action to clear the airway and protect the person from further harm. Commonly connected with food incidents and can be prevented. It could happen anytime. कभी भी किसी को कहीं भी हो सकता है. All right. So choking में क्या होता है? You are unable to talk. आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, कुछ बता भी नहीं पाओगे किसी को. Neither you would be able to cough. ठीक है? अगर जो कभी excessive वाली होती है. So ये सब उसके signs हैं. Unable to talk, unable to breathe, unable to cough. वाइड आइड पैनिक लुक, आंखें एकदम से बाहर निकल जाती हैं. अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो यू मे इवन गेट अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, क्योंकि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो ठीक से. एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू से दैट आई एम चोकिंग. इसमें क्या करना है? देयर इज अ मैनूवर फॉर दिस कॉल्ड एज हेमलिच मैनूवर. वेरी कामली, अगर आपने पब्लिक प्लेस पे भी अगर कभी किसी को दिख जाता है, आप किसी रेस्टोरेंट में किसी को खाना खाते हुए फंस गया किसी को, तो आपने क्या करना है? जस्ट हैव टू गो नियर टू द पेशेंट, टेल हिम दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट. जिसको भी चोकिंग हो रही है आप उसके पीछे खड़े हो जाओ. ओके. सो फिस्ट ऐसे बनानी है विद योर डोमिनेंट हैंड, और इसको आपने नेवल के जस्ट ऊपर, अम्बिलिकस के जस्ट ऊपर आपने उसको रखना है, और दूसरे हाथ से उसको ओवर प्रेशर देके यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स विद अ थ्रस्ट अप एंड इन. इस तरीके से आपने फोर्स लगानी है. फिस्ट बनाया, दूसरे हाथ से उसको कवर किया, एंड यू अप्लाई अ फोर्स इन एंड अप. इस डायरेक्शन में आप उसको फोर्स लगाओगे, और जिससे कि वो फिर वो द पेशेंट विल बी एबल टू स्पिट आउट द थिंग जो उसके गले में फंसी है. ठीक है. सो विक्टिम, आप पीछे जाकर खड़े हुए, बहुत ज्यादा जैसे हमारी टेंडेंसी होती है बैक पे स्लैप करने की, दैट शुड नॉट बी डन. उसका इतना कोई एडवांटेज नहीं है, वो काम खराब कर सकता है. और यू जस्ट गो फॉर दिस मैन्यूवर. पीछे जाके पकड़ना है, पीछे से खड़े होना है, एंड यू जस्ट गिव अ प्रेशर इन एंड अप. ठीक है. इट शुड बी अ फोर्सफुल थ्रस्ट. हल्के से आराम से करने से नहीं होगा. इट शुड बी फोर्सफुल. तो ये करने से यू कैन हेल्प दी पर्सन. इफ इट इज अनकॉन्शियस, तो आप पेशेंट को लेटाकर, जिसको भी हुई है, अगर ग्रेजुअली ओवर द टाइम ब्रीदिंग ना मिलने की वजह से, ना ठीक होने की वजह से पर्सन हैज लाइड डाउन, तो आप उसमें भी आप लेट के सेम चीज अप्लाई ट्राई कर सकते हो उसमें. ऑलराइट. सो दिस इज दी हेमलिच मैनूवर. खुद से अगर कभी किसी को कुछ हुआ, कोई नहीं है वहां पर करने के लिए, आप घर में किसी चीज पर हैं, कभी आपको कुछ ऐसा हो गया, सो व्हाट डू यू डू? खुद से करना मुश्किल है, आप इतना प्रेशर नहीं लगा पाओगे, बट स्टिल अगर आपको कोई चेयर या कोई फर्म ऑब्जेक्ट कुछ मिल जाता है, तो उसमें आप प्रेशर लगा के यू कैन जस्ट ट्राई. सो ऑल्दो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, ये किसी को करना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. इट इज नॉट अ लाइक डेलिकेट थिंग. आपको जोर से प्रेशर लगा के देन यू कैन ट्राई टू हेल्प द पर्सन. So these were the basic things which I feel you should know as a part of first aid. इनमें से कभी भी कोई इमरजेंसी प्लेयर्स को चोकिंग वाली चीज किसी को भी हो सकती है. लाइक इन दी डेली रूटीन आपको कहीं पर भी किसी को हेल्प करने की जरूरत पड़ सकती है. जो CPR है, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, गेट रिसीव्ड एन बेसिक आइडिया. इट इज अबाउट 3 things: कंप्रेशंस, एयरवे एंड ब्रीदिंग. अगर आपको एयरवे और ब्रीदिंग नहीं आती, नहीं करनी, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद जस्ट कंप्रेशंस. जब भी जैसे भी आपको लगता है कि पर्सन हैज कोलैप्स्ड और ही माइट बी अंडरगोइंग अ कार्डियक अरेस्ट एट दैट टाइम. So if there are any questions, we can just take them. May I? Yes, please. Thank you, Mr. Avi. It was a wonderful session. Thank you, sir. Regarding CPR. Thank you so much. I'm Taekwondo coach from Sports Authority of India, Bangalore. Sir, my question is related to the medico-legal reasons, because we are serving in central government organization as coaches. We have signed attestation form at the time of joining. Now, my question is that suppose an athlete collapses during training, okay, and at that particular time the medical professional is not available. So there are different type of licenses, different type of courses, and licenses which allows us to try our thing, because there are 2 things: one is law, another is ethics. So as a coach, maybe I would definitely want my athlete to come out of the danger, and the situation may be very, very critical. So what is your take on these 2 things? Like, is there any law, is there anything which stops us from trying something new, being a non-medical professional, or on ethical grounds we have the right to do that?
Either we talk, sir, ethically, or we talk it about the medical law. There is nothing which stops a layperson from going ahead with this CPR. The American Heart Association, the Red Cross, and the St. John's Ambulance, these 3 or 4 firms, they are conducting basic life support courses, so which we insist everybody should know. Basic course है, उसके लिए you don't need any medical background, या आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको you have to go for any medical studies for that. Anybody can do. It is just a basic 1-day course, 4 to 6 hours course, in which they teach us what all things can be done in a case of sudden cardiac arrest. So even if that is what the all the associations which try to run these things, they say, even if you are not certified, you can go ahead with at least with chest compressions, because if you are not starting the CPR, the damage could be much more, right? So agar aapne if you are sure ki wo chest compression, that is a cardiac arrest, or the person is going through sudden this heart attack kind of thing, so in my opinion we should not wait for any certified personnel to arrive over at the scene. We can start with the CPR. And thank you, because when I was going through the lecture, I was making a flow chart, like the patient is call 112, if the patient is responsive, it is non-responsive, what to do. Then you discuss about chest compression, airway and breathing. So your take is that at least chest compression we can do, and I mean, without wasting time, so that the can come out of the danger. Yes, sir. True. Thank you. Thank you very much. Are there any other questions? Again, I would like to say that it is a practically oriented topic. It is like very difficult to teach the person theoretically, but still I have tried it through help of certain videos in which you can get an idea कि क्या करना चाहिए, क्या होता है. Whenever you get a chance, go for this course. Basic life support का course होता है. It is just a 4 to 6 hours course होता है, and our aim is to learn the thing. अगर आप किसको किसी certificate में आपको use करना है, so then that certificate is valid for 2 years. But अगर like I did a course once, but I learned it, so I'm not maintaining my certification, but still I know what all things need to be done. जो हमारी American Heart Association की जो latest guidelines होती हैं, we go through it. As such कुछ major changes अभी नहीं आए हैं. Last year there were certain changes in it in which they said कि 10 seconds का भी wait नहीं करना है. You just start with CPR. अगर आपको लगता है कि आपको वो हुई है, कोई collapse कर रहा है, so not even wait for 10 seconds वाला phase भी उन्होंने हटा दिया और जल्दी से आप सिर्फ chest compression शुरू करो. But in Indian scenario and all, with the understanding of everybody around, we understand कि patient is hesitant, the person is hesitant कि क्या करना है, शुरू करना है कि नहीं. So इतना time लग जाता है. So just start with the thing, and you can save the life of a person. Namaste, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I can. गोपाल भाई शर्मा, वेट लिफ्टिंग कोच, लखनऊ शाही. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था, जैसे कई वीडियोस में देखा गया कि जैसे 1-2 वीडियोस मैंने देखे थे, जिम्स के दिखाए गए थे कि बच्चा जैसे ट्रेनिंग करके हटाया और फिर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और उसके बाद उसका हार्ट अटैक हो गया. एक तो वीडियोस ऐसे हम मतलब देखे थे, यूट्यूब पे भी डाले गए थे लोगों ने, मगर ये ऐसी कंडीशन चूंकि प्ले ग्राउंड में अभी हमारे सामने नहीं हुई है, मगर हमने वीडियोस में देखा है. तो ये क्या ऐसा सिम्टम्स उस समय मतलब फील होता है जो हम बच्चों को उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं? हाँ जी, तो दो चीजें होती हैं बेसिकली. एक कार्डियक अरेस्ट होता है और एक हार्ट अटैक होता है. हार्ट अटैक यूजुअली जो होता है, हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है. हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट का काम है आपका ब्लड पंप करना, बट उसको ब्लड पंप करने के लिए उसको खुद भी ब्लड चाहिए. ठीक है, वो अपने आप से ऐसे ही उसको कुछ नहीं मिल रहा है, सो उसका न्यूट्रिशन भी थ्रू ब्लड ही आ रहा है. तो अगर कभी जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है उसको कभी किसी वजह से रुक जाती है, जैसे जो यूजुअली होता है, ये कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, आपकी ब्लड आपकी जो आर्टरीज के अंदर जो साइज था, जो इतना होना चाहिए था, वो रिड्यूस होकर कम रह गया, तो ब्लड सप्लाई आपकी हार्ट तक ठीक से नहीं पहुंच रही है. सो वो उसकी वजह से फिर एक आपका हार्ट अटैक होता है. जब हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट को अनईजीनेस और चेस्ट डिस्कम्फर्ट वगैरह, जो आप मिडिल एज लोगों में यूजुअली जो हम सिम्टम्स देखते हैं वो होते हैं, वो कि 45-50 की एज में जो क्लासिकल से सिम्टम्स होते हैं, हाथ में पेन जा रहा है, एंजाइना जिसको बोलते हैं,
अनईजीनेस है, वो सब चीजें आपकी हार्ट अटैक को लीड करती हैं। हार्ट अटैक से आपका कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जो आपकी हार्ट की पंपिंग है, जो उसकी रिदम है जिसमें वो पंप कर रहा है, आप देखोगे अगर पल्स यहाँ पर हाथ रख के आप हार्ट की बीट सुनते हैं तो एक रिदमिकली वो पंप करते रहता है। अगर उस चीज में कभी कोई प्रॉब्लम है, सो दैट इज नॉन एज कार्डियक अरेस्ट। तो जो हम जिम्स वगैरह में जो आपने जो वीडियोस देखी होंगी, तो दैट कुड बी मोर बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो क्योंकि अगर यंगस्टर्स में होता है तो इट कैन बी मोर बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। हो सकता है कि कोई अनआइडेंटिफाइड पेशेंट के अंदर कोई हार्ट का कोई एबनॉर्मेलिटी थी विच कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड, कभी वो आइडेंटिफाई हुई नहीं क्योंकि इतनी मेजर नहीं थी, और इतनी मेजर हमने डिटेल कभी इन्वेस्टिगेशन में हम गए नहीं कि हमें हार्ट में कुछ है कि नहीं है। नॉट एवरीबडी गोज फॉर सीटी एंजियोग्राफी यानी इकोकार्डियोग्राफी, है ना। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कोई इश्यू था जो एक एक्सेसिव स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने पे वो निकल कर आया और हार्ट की पंपिंग आपकी अफेक्ट हुई, एंड दैट कैन लीड टू दैट थिंग। सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हमें अपने एथलीट्स को अवेयर करना चाहिए इस चीज के लिए, यस डेफिनेटली वी शुड मेक देम अवेयर। उनको ये चीज पता होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ दिस सेशन टुडे इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एथलीट्स एंड कोचेस। साइंटिफिक स्टाफ ने थोड़ी बहुत एजुकेशन इस चीज की ली है, दे हैव डन सम ट्रेनिंग कोर्सेज एंड ऑल, सो बट वी वांट कि हमारे जो ले पर्सन है जिनको मेडिकल फील्ड का किसी चीज का आइडिया नहीं है, दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई कार्डियक अरेस्ट या कोई हार्ट अटैक जैसी चीज हो रही है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या करना वो है। सिम्टम तो है ना, पहले से ही उस चीज को मतलब अगर फोकस में आ जाए तो वो चीज को शायद कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ जी, वो बट लेकिन कभी कभी जो चीजें होती हैं, जैसे फुटबॉलर्स का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो फुटबॉलर्स आर कंसिडर्ड लाइक वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स। ओके, जैसे वेट लिफ्टिंग में मोस्टली वॉइस इज ब्रेकिंग। हॉल के अंदर ही हम जैसे जो ग्राउंड वर्कआउट होता है उसमें हमारा इतना लोडिंग बहुत ज्यादा हम लोड नहीं देते हैं। जैसे स्प्रिंट वर्कआउट होते हैं, एंड्योरेंस लोडिंग बहुत कम रहती है हमारी ग्राउंड की। तो ज्यादातर हमारा क्लासिकल मूवमेंट और उससे रिलेटेड जिम सेक्शन से रिलेटेड ही ज्यादातर एक्सरसाइजेस रहती है हमारी। तो उस कंडीशन में मतलब ये चीज का जैसे अनइजीनेस फील होना, ये इस तरीके के सिम्टम्स में से बच्चों को भी नॉलेज में रहे तो वो मतलब उस चीज को पहले से ब्रेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीके की थोड़ी नॉलेज रहेगी तो और बेटर रहेगा इसके लिए। राइट। अगर आपको रिपीटेडली अगर अनइजीनेस और इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं एंड द पेशेंट इज द पर्सन एथलीट इज एलीट काइंड, मतलब उसको कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है एंड ही नोज कि हाँ लोड करने पे किस तरह की चीज आती है, स्टिल अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो गो फॉर अ मेडिकल इवैल्यूएशन। और क्योंकि वो धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ के ही शायद इस स्टेज पे कंडीशन आती है। राइट, कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्लेयर को एक्सपीरियंस हो चुका है, ही नोज द थिंग्स कि हाँ ये कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है या बार बार इस तरह की चीजें आ रही हैं, सो गो फॉर अ मेडिकल इवैल्यूएशन। वो आराम से डिटेल एग्जामिनेशन करके बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या इट इज जस्ट लाइक नॉर्मल रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग। ओके, थैंक यू सर। I wanted to add something in this, like जितने भी हमारे athletes वगैरह हैं, so we are asking them to undergo sport specific testing। जो उनकी scientific testing हो रही है, हम कह रहे हैं उनको वो करना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है एथलीट डजंट नो कि उनका कितना कैलिबर है एंड देन दे ओवरडू इट। सो द कोचेस शुड सिट विद द स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एंड अंडरस्टैंड कि उनके जो एथलीट्स हैं उनका कितना कैलिबर है, एट दिस पॉइंट कितना हम बढ़ा सकते हैं उनका ट्रेनिंग एंड ओवरलोडिंग। सो दैट विल हेल्प एक्चुअली द एथलीट्स टू मेंटेन अ गुड परफॉर्मेंस एज वेल एज हैव अ बेटर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स मैडम, अभी ये रिसेंटली ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है साई में, जो हमारी एनसीओ सेंटर्स हैं उसमें सारे साइंटिफिक स्टाफ वगैरह इस चीज का पूरा टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें फाइंडिंग हो रही है। ये बात सही है आपकी, उससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है। ट्रेनिंग प्लान में भी उस चीज का हेल्प मिल रहा है। हम कितना लोडिंग मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों का BO2 मैक्स का टेस्ट हुआ है, तो उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि लोडिंग का उनको हम कैसे प्लान करना है, क्योंकि कुछ चीजें जो इंटरनली थी वो नहीं पता चल पा रही थी। इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है। मगर ये कि जैसे ये जो सर ने बोला है वो चीज भी उसमें मैटर करती है, मगर हाँ इससे साइंटिफिक स्टाफ के सपोर्ट जो टेस्टिंग से हमें बहुत सपोर्ट मिला है मैडम। ऑफ कोर्स, नो डाउट। Yes, Rajesh here from Bangalore. I'll tell you that my experience, and it is very good that initiative that the science taken that the
players should go for the wellness test. Na? Today morning, I have dropped the 2 players for Bangalore Wellness Center to undergo for this test. Let me tell you that my colleague was asking about the Gopal, how you experience. Because of network issue, I could not able to switch on my this video. But I'll tell you that I have gone through these experiences. I was working in Tata, and in the morning, when before I was going for the meeting, before 3 to 4 days, there was some type of stress I was going through. Okay, and there was no proper sleep. But when before entering to the my meeting, I start experiencing it choking up my breath. Okay, this symptoms एक ऐसा सिम्टम था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब है ना. बट ये जिस तरीके जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया फर्स्ट एड, तो उस समय मैं भी मतलब कुछ फर्स्ट एड वगैरह मतलब जानता था. तो आई स्टार्टेड डीप ब्रीथिंग, स्टार्टेड डूइंग द डीप ब्रीथिंग, और थोड़ा सा मैं अपने आप को ऐसा करके डीप ब्रीथिंग करने लगा. और देन इमीडिएटली आई टोल्ड माय कलीग कि मेरे को कुछ बहुत ही एबनॉर्मल हो रहा है, आई एम गेटिंग माय ब्रीथ जो, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस और कॉल मेरा गाड़ी बाहर निकालो और बाजू में हॉस्पिटल है, मुझे ले चलो उधर. तो मैं इमीडिएटली उतर करके मैं हॉस्पिटल में गया. उन्होंने मुझे चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर रियली मतलब उसमें वेरिएशन था. मेरा ECG लिया गया और इमीडिएटली इको स्क्रीन वगैरह कुछ होता है उनका, उन्होंने मुझे दिया. देन आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग वेल. लेकिन मैं बोला कि मुझे क्यों हुआ है, प्लीज इसको आप एक बार चेक करो. तो डॉक्टर ने मुझे एंजियोग्राफी मशीन पे ले जाकर के चेक किया, एंड रियली देयर वाज इन थर्ड आर्टरी के अंदर में मेरे को जो था एक जो ब्लॉक था वो मोर देन 80% के ऊपर था. और इमीडिएटली उन्होंने मेरी एंजियोप्लास्टी की, वहां पे एक स्टेंट डाला. एंड सो I have gone through this type of first aid, and I could able to sense that symptoms. I can able to guide the people कि मेरे को ये ऐसा हो रहा है, and I could able to go to the hospital and get it done. So this is a symptom I just thought कि मतलब ऐसा मेरे साथ में हुआ, और मैंने कि I thought कि let me share with you because the Gopal was asking that कि कैसे कैसा symptoms हो जाता है, मतलब है ना. राइट सर, वो ये मतलब ये ऐसी सिचुएशन आती है सर? आती है, मेरे साथ में हुआ है और मैंने आपको ये शेयर किया. मतलब नाइस टू हियर योर एक्सपीरियंस सर. एंड जो आपने चीज के बाद, हाँ जी, सो बेसिकली हमारा वो क्या है कि वी शुड बी अवेयर ऑफ द सिम्टम्स. जो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सो इट इज वेरी गुड दैट यू कुड रिकॉग्नाइज दोज सिम्टम्स एंड यू वेंट फॉर इमीडिएट हेल्प एंड इन्वेस्टिगेशन. सो द पीपल शुड बी अवेयर कि क्या हो रहा है, क्या अबनॉर्मल है, क्या अनयूजुअल है. सो इफ यू कैन आइडेंटिफाई, वेल एंड गुड, दैट इज गुड. ग्रेट टू हियर दैट. Any other questions? I think there is no other questions, so we can end the sessions. I thank you, Dr. Avi, for such a wonderful sessions, and I thank you each and every one of you to join today's sessions. It was great that you all have joined it. And tomorrow also we will be meeting at the same time, that is 12:30. And tomorrow's topic is importance and technique of warm-up. So see you all tomorrow. Thank you. Thank you very much.